Assalamu alaikum everyone. Welcome back. So previously we were discussing supply chain topic. आज हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन जो स्टार्ट करेंगे. Today our topic will be transportation, roles of transportation in supply chain management and in its important and its scope. Before to proceed our lecture, I would like to share some important announcement related to the previous issues. कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैंने चेक किया, उनका वॉच आवर्स पूरे नहीं हो रहे बिकॉज नाउ वी आर ऑन अ डिस्टेंस लर्निंग मोड्स और फ्यू स्टूडेंट्स और ऑन गेटिंग ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज फिजिकल क्लासेस तो है नहीं. बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शन ये दैट वी हैव टू मेंटेन योर वॉच आवर्स. जब भी आप अपनी कोई लेक्चर्स की वीडियो कंप्लीट नहीं देखते, आपके आईडी के अगेंस्ट वो टाइम आ जाता है कि आपने कितनी देर की वीडियो देखी है. सो प्लीज़ वॉच आवर्स टाइम को ज़रा केयरफुली कवर करें और कंप्लीट करें ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना करिए. तो एनीवे, let's move and let's discuss the topic transportation. Moving of the goods from one point to the point of the destination across the supply chain through its members means एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी अपना सामान पहुंचाना, तमाम वो पॉइंट्स अपने सप्लाई चेन के मेंबर्स के थ्रू होके गुजर सकता है. दैट कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. मेंबर्स मींस अभी आप लोगों ने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया किसी वेंडर से, अभी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा नहीं है, आपके किसी वेयर हाउस में पहुंचा है, उस वेयर हाउस से आपकी इंडस्ट्री में आया, वहां पे प्रोडक्शन हुई, फिर दोबारा किसी वेयर हाउस में स्टोर हुआ और दोबारा किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास के जाने के बाद किसी रिटेलर के पास पहुंचा. दैट कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन. रोल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. द रोल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन लॉजिस्टिक हैज चेंज विद द ट्रांसपोर्टेशन अल्टरनेटिव्स एंड द वैल्यू एडेड सर्विस टू सपोर्ट द सप्लाई चेन. डेफिनेटली रोल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है जैसे जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट के अंदर अल्टरनेटिव चीज़ें आई हैं या फिर वैल्यू एडेड सर्विसेज आई हैं. वैल्यू एडेड सर्विसेज से मुराद ये है कि आजकल हमारे पास ऐसी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप अपना कोई भी कोरियर भेजते हैं तो आप अपने मोबाइल के ऊपर उसकी कंप्लीट ट्रैकिंग कर सकते हैं, किस वक्त आपका पार्सल कहाँ पहुंचा हुआ है, किस जगह पे पड़ा हुआ है, किस ऑफिस में पड़ा हुआ है, आपके पास कितनी देर में पहुंचेगा, सो एंड सो फोर्थ. प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैव बिकम द पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन. प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी इसमें आ गई हैं जैसे कि TCS है, OCS है, FedEx है, so and so forth. Third party logistic companies offer a wide variety of the services like product sorting, sequencing and the customized freight delivery to improve the efficiency of the supply chain. बहुत सारी सर्विसेज है, प्रोडक्ट सॉर्टिंग, सीक्वेंसिंग है, मतलब अगर आपके वेयर हाउस में कोई सामान पड़ा हुआ है उसको आपके डिलीवरी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली उसको पैकिंग करना, उसको रैप अप करना और उसको भिजवाना, ये भी उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है. तो इस तरह की वैल्यू एडेड सर्विसेज की वजह से सप्लाई चेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं. रोल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड द सर्विसेज ऑफ द लॉजिस्टिक विद द रियल टाइम विजिबिलिटी ट्रैकिंग द व्हीकल्स यूजिंग GPR सिस्टम एंड द इंटीग्रेटेड ऑफ द डिलीवरी सिस्टम. डेफिनेटली भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि अब इतनी वैल्यू एडेड सर्विसेज हमारे पास ऐड हो चुकी हैं जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी का, अपने सामान का, अपनी चीज़ों का ऑन दी स्पॉट रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ एन इंटीग्रल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ इम्प्रूव द प्रोडक्ट डिलीवरी. डेफिनेटली प्रोडक्ट डिलीवरी बहुत तेज, बहुत सेफ और सिक्योर होगी. रिड्यूस द इन्वेंट्री एंड द मटेरियल हैंडलिंग रिजल्टिंग इन द रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. इतनी ज़्यादा हमारे पास इन्वेंट्री की वो चीज़ें, झंझट जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी. अगर आपको बहुत पुराना मेथड याद हो तो हम किसी भी गुड्स वाले के थ्रू पहले अपने पास सामान पैक करवाते थे, फिर गुड्स वाले के पास जाता था, फिर गुड्स वाला हमसे पैसे लेता था, गुड्स वाला वहाँ से सामान लोड करके अपने किसी ट्रेलर में भिजवाता था किसी और वेंडर के पास, फिर वहाँ से सामान मूव होता था किसी और सिटी में. सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थे. अब हम हमारे पास बहुत सिंपल है, हमारी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, हम वो उनकी लेबर आती है, अपना हमारा सामान पैक करती है, यहाँ से लोड करती है और शिपमेंट करवा देती है और हमें एक सिंपल ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू उसका कंप्लीट ट्रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा होता है. ट्रांसपोर्ट फंक्शनैलिटी इकोनॉमी में उसका क्या रोल है जी? ट्रांसपोर्टेशन इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी. इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो. Transportation as is an important element of the logistic. It helps the supply chain in the movement of the product and storage of the products. प्रोडक्ट की स्टोरेज भी हो सकती है, मूवमेंट भी हो सकती है, वी ऑल नोज. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमी में इसका बड़ा रोल है. इकोनॉमी के अंदर वो कहता है कि किसी भी कंट्री के अंदर when we are saying
कि किसी भी कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, या स्पेशली जब हम एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सप्लाई चेन को होता है। जब तक सप्लाई चेन हमारी एक बहुत अच्छे तरीके से बहुत स्ट्रांग वे में नहीं होगी, तब तक हमारे पास इकॉनमी में हम उस तरह प्लेयर नहीं बन सकते जी। Transport functionality, movement of the products, movement of the product from the supplier to the customer across the supply chain has become the primary value proposition of the transportation in the supply chain. Its performance is based on time, cost, and impact on the environment. Information technology ने इसमें क्या रोल अदा किया जी? Information technology has improved the access to the data on the movement of the transport and the time of delivery. God forbid अगर पहले हमारी डिलीवरी के साथ, हमारे सामान के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता था, तो हमें इतना आइडिया नहीं होता था, हमें पता नहीं होता था हमारा सामान कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा. बट ड्यू टू नो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, everything is just a single click away. We are in a position nowadays that we can get the current status, our logistic, our vehicles, and our parcel as well. Information technology has improved access on the movement of the transportation. अच्छी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जी. Cost is a very important. On an average, the transportation cost is about 30% of the total logistic cost. Transportation is a non-value adding activity, or the focus supply chain is to reduce the cost of the transportation to decrease the total supply chain. It's a very important thing. On an average, transportation cost is about 30% of the total logistic cost. टोटल लॉजिस्टिक की जो आपकी कॉस्ट है उसमें से सिर्फ 30% तो आपके ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होते हैं. और वो ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जो नॉन वैल्यू एडिंग. आप लोगों को लगता है कि शायद हम इन चीज़ों की वैल्यू या इन चीज़ों की जो जो कॉस्ट है वो हम उस तरीके से काउंट ही नहीं कर रहे होते. बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिस वजह से हमारे पास ये चीज़ें मिस हो जाती हैं. एनीवे, transport functionality, storage of the products. Storage of the product during the transportation is considered is an option when there is a total cost advantage to the supply chain and when it's improved the supply chain responsiveness. डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे आपने सामान नहीं भिजवाना होता, अपना पार्सल सेंड नहीं करना होता, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें एक पार्ट होता है स्टोरेज का. स्टोरेज भी उसका एक पार्ट होता है जिसमें आपने एक वेयर हाउस है. फॉर एग्जांपल मैंने सामान कराची से चाइना या हांगकांग मंगवाना है, या हांगकांग से किसी और जगह पे मंगवाना है, तो वो हांगकांग से पहले वो सारा का सारा सामान इकट्ठा होकर किसी एक वेयर हाउस में आएगा. बहुत सारी बाकी पार्टीज का सामान या तो इन द वे होता है, मिड ऑफ द वे होता है, या फिर अभी परचेज किया जा रहा होता है, तो उसको स्टोर करना, फिर स्टोर करने के बाद उसको लोड करना और वो भिजवाना, ये भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट होता है. इट मे बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बेस्ट ऑप्शन व्हेन देयर इज अ डाइवर्जन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिट. यही बात अभी हम जो डिस्कस करें, स्टोरेज का रीज़न या पर्पज़ भी ये होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके पास रेडी लाइन या डिलीवरी लाइन या सो कॉल्ड लोडिंग लाइन पे पहुंच चुके होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अभी ट्रांजिट में होते हैं, रास्ते में होते हैं, जो आपको अभी रिसीव होने होते हैं. हो सकता है हांगकांग में भी रिसीव होने, और फिर उसके बाद आपने उनको पाकिस्तान या यूएसए भेजना है. Supply chain managers use the transportation to improve their responsiveness and overall performance. It's a very important thing. Amazon, eBay, Walmart, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका हम नाम लेते हैं, डेफिनेटली जी ये इनकी कामयाबी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर तो नहीं होता, बट उसमें डेफिनेटली एक जो बैकबोन जब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता होगा वो ट्रांसपोर्टेशन होता होगा. कभी भी अमेजोन के ऊपर ऐसा नहीं हुआ होगा या वॉलमार्ट के ऊपर ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने एक प्रोडक्ट पसंद किया और वो मैं परचेज करना चाह रहा हूँ, मुझे पता चले जी वो प्रोडक्ट आते आते भी 2 माह गुजर गए या 1 महीना नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल सीजन के अंदर अगर उनके प्रोडक्ट खत्म हो गए, तो ऐसा नहीं है कि दैट कंपनी हैव टू वेट कि जी अभी ट्रांसपोर्टेशन में टाइम है और वो चीज़ें अभी ट्रांसपोर्ट हो रही हैं. ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल, इकॉनमी ऑफ द स्केल एंड इकॉनमी ऑफ द डिस्टेंस, ये उसके दो प्रिंसिपल हैं. इकॉनमी ऑफ द स्केल क्या है, इकॉनमी ऑफ द डिस्टेंस क्या है, लेट्स डिस्कस. इकॉनमी ऑफ द स्केल कहता है द रिडक्शन इन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द वेट ट्रांसपोर्टेड इन रिलेशन टू द इंक्रीज इन द लॉट साइज ऑफ द शिपमेंट डन. डेफिनेटली वो कहते हैं जैसे जैसे आप अपनी लोड बढ़ाते जाएंगे आपके पास कॉस्ट कम होती जाएगी. इस पैरा में भी एक्चुअली वो ये बता रहे हैं कि अगर आपने एक ट्रक लोड या एक ट्रक फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज कर लिया, तो उसके अंदर अगर आपका फुल नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो उसकी कॉस्ट मैक्सिमम है, बट उसके जितना आप उसको फुल करते जाएंगे आपकी कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी. फाइन. व्हेन अ ट्रक इज अ फुल लोड शिपमेंट यूटिलाइज द एंटायर कैपेसिटी. अगर आपने एक ट्रक बुक करवाया
और अगर आपने उसको फुल लोड करके भेजा तो डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट यूटिलाइज कर रहे हैं और आपको उसको ये पर यूनिट कॉस्ट आपको कम पड़ रही है। लेकिन अगर आपने उसको पार्शली यूटिलाइज किया तो डेफिनेटली आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। और हमारे पास इकोनॉमी ऑफ द डिस्टेंस क्या कहता है, ये जरा प्लीज गौर से देख लें। It is referred to the reductions in the transport cost per unit of the weight in the relation to the distance moved for the quantity of the shipment. Quantity और सॉरी अब आपके डिस्टेंस और कॉस्ट के दरमियान ये रिलेशनशिप है। When the distance moved increased for a given volume of the good, the transportation cost per unit decreased. जब आपका वॉल्यूम, जब आपका डिस्टेंस बढ़ता है तो वो कह रहा है पर यूनिट कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो जाती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टेपरिंग प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, डिस्टेंस है 1 माइल है, 500 माइल है, 1000 माइल्स है, और वो कह रहा है अगर 1 माइल अगर आपने वही चीज अगर भेजनी है तो 50 रुपीज पर माइल पड़ेगी, और हो सकता है 1000 माइल अगर आपने भेजनी है तो 0.5 माइल आपको पड़ेगी। द रीजन इज वो ट्रक ने यही कहना है ना जी कि मैंने तो जाना ही जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब यहाँ से कराची से इस्लामाबाद भेज रहे हैं, अब आप मुझे फॉर एग्जाम्पल 2 चीज़ें दे के भेजें तब भी अब कितनी कॉस्ट है, ज़्यादा चीज़ें दे के भेजें तो भी मेरी उतनी ही कॉस्ट आएगी। ट्रांसपोर्टेशन के हमारे पास कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं? शिपर और द कंसाइनर्स, कंसाइनी, कैरियर और द एजेंट्स, गवर्नमेंट, इंटरनेट एंड द पब्लिक। लेट्स सी, डिस्कस करते हैं। शिपर और द कंसाइनर वो होता है जो आपको अपनी चीज़ें भेज रहा होता है। कंसाइनी कौन होता है? कंसाइनी वो होता है जो आपका भेजा गया हुआ सामान रिसीव कर रहा होता है। द पार्टी हु रिसीव द प्रोडक्ट थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन एट द डेस्टिनेशन इज नोन एज द कंसाइनी। कैरियर एजेंट्स कौन होते हैं? कैरियर एजेंट्स वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाइना से पाकिस्तान सामान भेजवाना है तो मुझे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता होगा, सर्टिफिकेट्स का नहीं पता होगा, अथॉरिटीज़ का नहीं पता होगा, कस्टम एजेंट्स के ऊपर मेरी परमिशन होगी। तो कैरियर एजेंट्स ऑन होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी to move or to shipment your consignment or to shipment your parcels। कैरियर एजेंट्स का काम यही होता है कि आपको वो सामान रिसीव करता है, फिर उनके फर्दर चेक। कैरियर एजेंट्स के काम करने का तरीकाकार बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये क्या करते हैं जी, ये आपको चार्ज करते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी मैं आपको सामान भिजवा दूंगा आपके डेस्टिनेशन के ऊपर। फर्दर आगे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हांगकांग से, चाइना से कोई एक शिप निकल रहा है, वो शिप ने आगे अपने डिफरेंट एजेंट रखे होते हैं। शिप कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल मैं फलां दिन को यहाँ से निकलूंगा तो आपने जितना सामान मेरे थ्रू भिजवाना है तो मैं आपको उसकी कॉस्ट के ऊपर इतनी कमीशन दूंगा। उसने जिसने सामान भिजवाना होता है, कैरियर एजेंट ने वहाँ से भी कमीशन लिया होता है, फिर शिपर से भी उसने लिया होता है, फिर आगे जहाँ पे रिसीव होता है आगे भी उनके इसी तरह के एजेंट्स या कैरियर एजेंट्स होते हैं, उनकी वहाँ पे भी इसी तरह कमीशन फिक्स हुआ होता है जी। गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल प्ले करता है? गवर्नमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएटिंग द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। ट्रांसपोर्टेशन रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, ट्रेड फ्री जोन्स। यू रिमेंबर हम लोगों ने लास्ट टाइम इस चीज़ के ऊपर बड़ा डिटेल एक डिस्कशन की थी कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मेरी किस कंट्री के साथ जब मैं ट्रेड करूंगा तो मेरे पास मैं क्या इनके साथ टैक्स रेट मेरी क्या होगी, टैक्सेशन इश्यूज क्या होंगे, मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम कितना पे किया जाएगा, ड्यूटीज़ कितनी पे की जाएंगी, कौन कौन सा आइटम हम मंगवा सकते हैं, कौन कौन सा आइटम नहीं मंगवा सकते। सो डेफिनेटली दे फ्रेम द रेगुलेशंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड गवर्न द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द कंट्री। गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस वे में। इंटरनेट का क्या रोल है? इंटरनेट का रोल अभी शायद इंटरनेट इसमें एज अ पार्टनर या एज अ प्लेयर नहीं था या एज अ फैक्टर नहीं था, अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। रोल इन अ वे रोल इन अ वे के due to the internet and due to the technology we are in a position nowadays that we can get to know about our parcel, about our consignment. Each and everything is being online. If I have a contract with some company XYZ, that company provides me a complete infrastructure। वो मैं इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता हूँ, मैं चीज़ें देख सकता हूँ, मेरी इस वक्त कंसाइनमेंट कहाँ पहुँच चुकी है, कौन से कस्टम एजेंट्स उसको डील कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें पे क्लियर हो गई है, नहीं क्लियर हुई, उसके ऊपर अगर एलिगेशंस लगे हैं तो कौन से एलिगेशंस लगे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें क्या कहते हैं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जितने भी थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट के थ्रू आपको प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं और इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। पब्लिक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तमाम 3-4 फैक्टर्स को जो हम लोगों ने डिस्कस किया उन सबसे इंपॉर्टेंट शायद पब्लिक है। द पब्लिक का रीज़न ये कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ डिमांड बढ़ेगी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तभी उन चीज़ों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह में मंगवानी पड़ेगी। द पब्लिक क्रिएट अ डिमांड एक्चुअली।
उन्हीं डिमांड की वजह से हम तमाम तरह ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन जो डिस्कस कर रहे हैं, ये इसी वजह से है बिकॉज पब्लिक की तरफ से हमारे पास डिमांड होती है। इन द प्रोसेस ऑफ द पब्लिक एक्सपेक्ट द इंडस्ट्री टू डू द प्रोसेस कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंट एंड द सेफ्टी स्टैंडर्ड सो दैट दे डू नॉट अफेक्ट द सोसाइटी। पब्लिक का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमारे यहाँ डिमांड बढ़ भी रही है तो फिर भी हम लोगों ने अपनी सप्लाई चेन में इस तरीके से उसको मेंटेन करना है कि मेरी किसी तरीके से भी environment disturbed now. They also expect the cost of the transportation to be minimum as they will get the benefit while purchasing. अच्छा, ये कुछ स्लाइड डिस्कस करने के बाद आपको साथ बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्लाइड डिस्कस करते हैं और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ टर्मिनोलॉजी भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ऑलमोस्ट मैं अपने हर लेक्चर में आप लोगों के साथ एक बिजनेस आइडिया शेयर कर रहा होता हूँ, एक नई डोमेन आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। मेरी हमेशा यही ट्राई रहती है और इसी क्वेश्चन में हम लोग रहते हैं कि जो आप डिग्री कर रहे हैं, इस डिग्री के अंदर हर एक चैप्टर, हमारी हर एक डिस्कशन एक्चुअली वो सिर्फ एक डिस्कशन या चैप्टर नहीं है, वो एक्चुअली आपको पास बिजनेस या एक न्यू हराइजन या एक सब फॉर एग्जांपल एक न्यू वे या न्यू रिस्पॉन्स अपॉर्चुनिटी की तरफ एक साइन होता है। हर अपने चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि आप फलां चीज़ बन सकते हैं, फलां कंसल्टेंट बन सकते हैं, फलां कंसल्टेंट बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी इन्हीं स्लाइड्स के अंदर कुछ ऐसे ही आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्रॉम 1955 टू नाउ द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज द फैक्टर अबाउट 3x। वो कह रहे हैं 1995 से अभी तक अगर हम अपनी आबादी का देखें, पॉपुलेशन रेट अगर देखें तो ये मैक्सिमम कोई 3x 3 गुना बढ़ी है। देखें ना, 1960 में 3 बिलियन थी तो 1980 में 4 बिलियन हो गई, ठीक है ना, फिर 1990 में 5 बिलियन हो गई, 2000 में 6 बिलियन हो गई। तो ये वो मैक्सिमम 3x तक ये इंक्रीज हुई है, 3 गुना बढ़ी है। बट यू विल बी सरप्राइज्ड ना, फ्रॉम 1995 टू द नो वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज विद द फैक्टर ऑफ 20x। जो वर्ल्ड ट्रेड की जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड जो एक्सपोर्ट का रेट बढ़ा है वो 20 गुना बढ़ गया है। आबादी हमारी 3 गुना बढ़ी है और हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रेट है वो 20 गुना बढ़ गया। इट मीन्स it's a very handsome thing, it's a very handsome opportunity to start a new business. For example, you can do and you can start your business same like a cream के पास कोई अपनी गाड़ी भी नहीं है, आप भी सेम यही काम कर सकते हैं। आप बहुत सारी कंपनीज की ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे कंपनीज का जो सामान आना जाना होता है आप उनके साथ डील करें। आप अपनी एक गाड़ी भी यूज़ ना करें, एक तरफ आप अपनी कंपनी से डील करें जिसने सामान भिजवाना है, दूसरी तरफ आप डिफरेंट ट्रांसपोर्टर से डील करें, उसको थोड़ा सा उनको एजुकेट करें, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें और उनको समझाएं। अगर हम डेडिकेटली इस काम को शुरू करते हैं तो डेफिनेटली इसमें बड़ा एडवांटेज है। तो ये काम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, ये जो 20x का रेट जो हम बता रहे हैं, 20 गुना ये जो रेशो बढ़ गई, उसके रीज़न क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, प्रेडिक्टेबल एंड ट्रांसपोर्ट है, मोर ओपन लोअर रोड ड्यूटीज, नो कोटाज हैं, मोर कम्पिटिटिव हैं, बेनिफिट द लेस डेवलपमेंट कंट्रीज एंड द प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। वो कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज ये इसी तरह कि दो कंट्रीज के दरमियान बिजनेस करने के लिए इतनी अच्छी इन्वायरमेंट बनाई जा रही है, रूल्स के अंदर रिलैक्सेशन दी जा रही है, ड्यूटीज़ के अंदर रिलैक्सेशन दी जा रही है, जिस वजह से एक्सपोर्ट बढ़ रही है। ड्यूटी डिटर्मिनेशन, ड्यूटी इज द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स, द अमाउंट ऑफ द ड्यूटी दैट इज इंपोर्टेड हैज टू पे द डिटरमाइंड बाय द 3 फैक्टर्स। ड्यूटी हम सबको आइडिया है, एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब हम कोई चीज़ मंगवाते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें गवर्नमेंट को उसका कुछ फीस पे करनी होती है, दैट कॉल्ड अ ड्यूटी। 3 फैक्टर पे आइडेंटिफाई की जाती है कौन सी चीज़ आपने मंगवाई है, द टाइप ऑफ गुड, किस क्लासिफिकेशन में आती है, वो वेपन्स में आती है, वो मेडिकल में आती है, वो क्लॉथ में आती है, वो डेली यूजेज में आती है, वो पेरिशेबल में आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में आती है, आती किस चीज़ में। ड्यूटेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। द कंट्री फ्रॉम विच द गुड्स ओरिजिनेटेड ऑफ द रूल्स ऑफ द, जिस कंट्री ने बनाई है आखिर वो कंट्री है कौन सा। ये कंट्री हम लोग क्यों कह रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हम लोगों ने इस पर डिटेल डिस्कशन की हुई है कि कंट्री का रीजन भी यही होता है। हमारे साथ डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट एमओयू साइन है रिगार्डिंग ड्यूटीज। डंपिंग क्या है? डंपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डंपिंग का पहले फैक्टर समझ लें, फिर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा जी। वो कहता है डंपिंग ये है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में मेरे पास अगर एक ऑयल है और वो मैं 100 रुपीज लीटर बेच रहा हूँ, तो जब मैं इंटरनेशनल मार्केट में बेचूंगा ना तो मैं उसको 90 रुपीज लीटर कर दूंगा। यू विल बी सरप्राइज, आप कहेंगे नहीं सर ये कैसे हो सकता है।
100 रुपीज़ वाली चीज़ 90 रुपीज़ में तो नहीं बेचेंगे हम, 100 वाली चीज़ तो बल्कि 110 में बेचेंगे। डंपिंग इफेक्ट आपको ये सिखाता है कि वो कहता है आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस लेने की खातिर, उन मंडियों तक रिसाई लेने की खातिर, उन लोगों तक, उन कंपनीज तक अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने की खातिर 100 वाला प्रोडक्ट 90 रुपीज़ में देते हैं। जब 90 रुपीज़ में देते हैं तो अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंपनीज, डिफरेंट वेंडर्स के पास एक नई हलचल मच जाती है। वो कहते हैं यार हर जगह पे तो इस प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपीज़, फलां कंट्री में हमें 90 रुपीज़ में मिल रहा है, हम क्यों ना वहां से लें। तो जब वो आपका एक प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आपके पास आता है तो ही गेट टू नो कि अच्छा जी आप तो फलां फलां और चीजों में भी डील कर रहे हैं। तो दैट कॉल्ड अ डंपिंग इफेक्ट। व्हेन टू यूज एयर ओशन, अच्छा ये हम लोगों ने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाली स्लाइड्स पे थोड़ा सा बाद में आते हैं कि कौन सी ट्रांसपोर्टेशन हमें कब यूज करनी चाहिए, उसके फायदे या नुकसान क्या हैं, थोड़ा सा हम आगे चीजें देख लें। रिव्यू द ग्लोबल ओशन कार्गो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। टर्मिनोलॉजीज के अंदर अक्सर आपने कंटेनर्स के ऊपर, या अगर आपने कंसल्टेंट बनना है पेपर के परस्पेक्टिव से, एग्जाम परस्पेक्टिव से, मार्केट परस्पेक्टिव से, हमारे पास एक टर्म होती है TEU, दैट कॉल्ड अ 20 फीट कंटेनर। फाइन। FEU स्टैंड फॉर द 40 फीट कंटेनर्स। अगर हम लोगों ने अपनी सामान की चीजें 20 फीट कंटेनर में भिजवानी हो तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं और वहां पे अगर TEU लिखा हुआ है तो यू हैव टू गेट द पॉइंट, ये 20 फीट कंटेनर है। FEU स्टैंड फॉर 20 फुट कंटेनर। डेमोराज क्या होता है? डेमोराज होता है अ चार्ज पेबल टू द ओनर ऑफ द चार्टर्ड शिप ऑन द फेलियर टू द लोड और द डिस्चार्ज द शिप विद इन द टाइम एग्रीड। इसका मतलब ये है कि एक शिप के ऊपर आपका सामान आया, उसके अंदर एक टाइम स्पेसिफिक होता है, आपने उतने टाइम में, शिप जब आपके पास पहुंचेगा उतने टाइम में अपने सामान उतारना है। अगर आपने उतने टाइम में सामान ना उतारा तो आपको डेमोराज एक पे करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा चीज पे करनी पड़ेगी, पैसे पे करने पड़ेंगे। ड्रे क्या होता है? अ ट्रक और अ कार्ट विदाउट द साइड्स फॉर द डिलीवरिंग बैरल्स और द अदर हैवी लोड्स। ऐसा ट्रक अगर आपने बुक करवाना है जिसकी आप कहते हैं कि बाउंड्रीज ना हो, जिसके ऊपर साइड के ऊपर वो जो सॉर्ट ऑफ वॉल दीवार बनी होती है वो ना हो, दैट कॉल्ड ड्रे। ये इस वजह से होती है कि अगर हैवी लोड हम लोगों ने भिजवाना हो, क्रेन आपने अक्सर देखी होगी, ऐसी चीज, ऐसे ट्रेलर के ऊपर लोड होती है जिसकी दीवारें नहीं होती, जिसकी साइडों के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं होती। स्ट्रिंग क्या होता है? सेवरल शिप्स टुगेदर। स्ट्रिंग होता है कि अगर मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर स्ट्रिंग लिखा हो तो इसका मतलब ये कि मेरा सामान इतना ज्यादा है कि मुझे एक से ज्यादा शिप के थ्रू भिजवाना पड़ेगा। अच्छा जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। इनको टर्म्स प्रीवियस आपने अगर लेक्चर्स नहीं अटेंड किया हुआ तो प्लीज यूट्यूब चैनल के ऊपर लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, गूगल क्लासरूम में भी है, इसकी स्लाइड्स भी हम लोगों ने अपलोड की हुई हैं, आप वहां से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अभी ट्रांसपोर्टेशन, तब हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसको बड़ा एक जर्नल टच इसका दिया था, बट आज हम थोड़ा सा इसको इसके अंदर और देख लेते हैं। इनको टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू बिकम अ सप्लाई चेन कंसल्टेंट तो आपको इनको टर्म्स जो है फिंगर पॉइंट्स पे याद होनी चाहिए। एनीवे, कुछ इनको टर्म्स के अंदर हम पहले एक्टिविटीज देख लेते हैं। एक तो सेलर साइट है जहां से हम चीज परचेज करते हैं, पोर्ट है जहां पे आपकी चीजें पहुंचती हैं, फिर कैरेज है कि जिसके थ्रू उसने आना है, हवाई जहाज है, समंदर है, रेल है, रोड है, फिर आपके पास जहाँ पे इंपोर्ट है, जहाँ पे मतलब आपकी कंट्री ने उसको रिसीव करना होता है, और ये आपका ऑफिस है। ये आपका पूरा प्रोसीजर आपको चीजें रिसीव करने का। अच्छा, फातिमा तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? श्योर, चले। इनको टर्म्स, अच्छा इनको टर्म्स में कुछ हमारे पास कैटेगरीज हैं। ई टर्म्स, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर कैटेगरी लिखी होती है तो इसका मतलब ये है कि बायर्स के ऊपर तमाम तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन तमाम चीज़ों की। ये वाली पोर्ट क्लियर करवाना, शिपमेंट करवाना, ये वाली पोर्ट क्लियर करवाना और अपने तक प्ले कराना। एफ कैटेगरी से मुराद ये होता है कि साइट जो ये जो बंदा है जहाँ से आपने सेलर से आपने चीज़ें परचेज की हैं, उसने आपको आपकी पोर्ट तक सामान पहुंचा कर देना है। ठीक है, एफ कैटेगरी में। सी कैटेगरी में उसने पोर्ट तक सामान भी पहुंचा कर देना है, फिर उसकी शिपमेंट भी करवानी है और आपकी पोर्ट तक वो पहुंचा कर देगा, आगे आप खुद लेकर जाएंगे। डी कैटेगरी में क्या करता है कि जो आपको सामान बेच रहा है सेलर, ये आपको पॉइंट ए से लेकर आपके डोर स्टेप तक तमाम चीजें क्लियर करवा कर आपको सामान पहुंचा कर देगा। सो दी आर द डिफरेंट कैटेगरी EFCD। इनको टर्म्स में हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। रो शिप कौन सी होती है? रो शिप स्टैंड फॉर रोल ऑन रोल ऑफ शिप। ये एक ऐसा शिप है जब जिसके अंदर हम अपनी गाड़ियां भेजते हैं। गाड़ियों को रोल ऑन करने के लिए, उतारने के लिए बड़ा आसान होता है, और ये शिप स्पेशली इन पर्पज के लिए बनाया गया होता है। ब्रेक बल्क शिप क्या होता है? जनरल कार्गो ब्रेक बल्क शिप कहता है। आम सिंपल जो कार्गो जिन शिप्स के ऊपर हमारे पास आती है, आप सब लोगों को आइडिया होना चाहिए इन शिप्स के नाम, टर्मिनोलॉजीज, इनको हम ब्रेक बल्क शिप बोलते हैं। ऑयल टैंकर्स, ऑयल टैंकर एक ऐसा होता है जिसको हम VLCC भी बोलते हैं, अ वेरी लार्ज क्रूड कैरियर।
ये एक ऐसा कंटेनर, ये एक ऐसा शिप होता है जिसके अंदर सिंपल हम अपना ऑयल मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल्स मंगवाते हैं, जो लिक्विड की जो प्रोडक्ट है वो मंगवाया जाता है। केमिकल कैरियर, केमिकल प्रोडक्ट कैरियर के लिए एक अलग हमारे पास शिप होता है जिसका नाम ही केमिकल कैरियर होता है जी। 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट के लिए हम लोगों ने अभी देखा था, इसकी टर्मिनोलॉजी यूज होती है TEU। आपने यहाँ पे इसके टॉप के ऊपर ये कॉर्नर्स देखे होंगे, ये कॉर्नर्स एक्चुअली इन्हीं कॉर्नर से आपकी जो पोर्ट के ऊपर, दोनों पोर्ट्स के ऊपर जो क्रेन्स होती हैं, इन्हीं सुराखों में से, इसी होल्स में से आप वो ये कंटेनर्स उठा कर वो ट्रेलर के ऊपर रखी जा रही होती हैं जी। अच्छा, पोर्ट एंड टर्मिनल के बारे में, पोर्ट्स और टर्मिनल्स, पोर्ट क्या होती है जी? जर्नल टर्म्स रेफरिंग टू द होल एरिया, अ बिग कम्युनिटी ऑफ द प्लेयर, पोर्ट अथॉरिटी, टर्मिनल। पोर्ट हमारे पास होती है, वो कहता है एक फुल फ्लेज कंप्लीट एक एक बिग प्लेयर्स का नाम है जिसके अंदर आपके पास तमाम तर चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये सिंपल वर्ड्स, तमाम तर अथॉरिटीज़ आपकी अवेलेबल होती हैं और आपका सामान सबसे पहले इन्हीं पोर्ट्स के ऊपर आता है। पोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? पोर्ट अथॉरिटी है, टर्मिनल ऑपरेटर है, वेयर हाउस ऑपरेटर्स हैं, कंसोलिडेटर्स। कंसोलिडेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम जाके देखेंगे। डी कंसोलिडेटर कस्टम्स ऑफिशियल्स होते हैं, रेल रोड्स ड्रे ऑपरेटर्स होते हैं, फ्राइट फॉरवर्ड, सो एंड सो फोर्थ। टर्मिनल्स क्या होते हैं? टर्मिनल्स होती है जहाँ के आपका शिप लोड या अनलोड होता है। टॉप टर्मिनल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? PSA टर्मिनल, ह्यूस्टन पोर्ट्स, DP वर्ल्ड्स, APM टर्मिनल एंड द चाइना मर्चेंट्स पोर्ट। ठीक है, ये हमारे पास अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे फेमस पोर्ट्स ही हैं जी। देन हम आते हैं शिप्स की तरफ। शिप्स का अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या फिर शिप्स के ऊपर अगर पेनामिक्स शिप लिखा हो तो ये पेनामा, जो हमारा पेनामा रिवर जो है, ये उससे दरिया से हमारे पास ये टर्म यूटिलाइज होती है। 30 फीट इसकी ये वाइड होता है। पोस्ट पेनामिक्स शिप ये 14 फीट वाइड होता है और न्यू पेनामिक्स शिप जो है वो 18 फीट जो है वाइड होता है। द एक्सपेंडेड पेनामा कैनाल कैन हैंडल द शिप अप टू द 18 कंटेनर्स को क्रॉस, बिकॉज जो आपके मोस्टली शिप जो गुजरते हैं वो पैनामा कैनाल से होकर गुजरते हैं, तो वो कह रहे हैं अप टू 18 का जो है ना, 18 फीट वाला, मतलब न्यू पैनामिक शिप जो है ये उसको सपोर्ट करता है। सो इट्स इन सिंपल वर्ड्स, पैनामिक शिप, पोस्ट पैनामिक शिप एंड न्यू पैनामिक शिप साइज के जो शिप्स हैं वो उसमें से गुजर सकते हैं जी। सुपर पोस्ट पैनामिक्स मोर देन 18 फीट, ये हमारे पास 18 फीट से ज्यादा होता है जी। कंसोलिडेटर क्या होता है? कंसोलिडेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंसोलिडेटर आर द यूज एंड द रिजल्ट इन द सेविंग और द कस्टमर एंड द प्रॉफिट ऑफ द कंसोलिडेटर। दिस प्राइसिंग स्कीम इज अ राइप ऑफ द कंसोलिडेटर। अच्छा, मैं पहले आपको कंसोलिडेटर बता दूं होता क्या है जी। कंसोलिडेटर का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटर का मतलब ये होता है कि वो कहता है कि फॉर एग्जांपल, अब हम मैंने अगर एक आपको इस पिक्चर से थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आज मैंने यहाँ से शिप लेकर जाना है जी, या मैंने एक ट्रक लेकर जाना है कराची से, मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद। अब कंसोलिडेटर का काम ये होगा कि वो तमाम तर लोगों को जो जो जिन्होंने सामान भिजवाना है उनसे कांटेक्ट करेगा और उनको कहेगा चाचा जी अगर आपने सामान भिजवाना है तो मैं आपको लो प्राइस पे सामान भिजवा देता हूँ। अच्छा, कम प्राइस पे सामान, जो सामान भेज रहे हैं उसको भी फायदा हो गया, बिकॉज उसको पता है यार मुझे कोई डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं करनी पड़ी। कंसोलिडेटर को क्या फायदा हो गया? कंसोलिडेटर को ये फायदा हो गया कि उसके पास इस्लामाबाद वो गाड़ी लेकर जा रहा था, उसके बाद कुछ पोर्शन गाड़ी के अंदर खाली था, अब उसे पता है वो उसने GT रोड से आना है, तो बीच में कहाँ जहाँ वो सामान उतार सकता है तो वो कंसोलिडेटर उसका कर लेते हैं। और दूसरा ये कि वॉल्यूम परचेज बाय द कंसोलिडेटर। कंसोलिडेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट और काम करता है। कंसोलिडेटर के एक एजेंट के तौर पे काम कर होता है और कंसोलिडेटर आपकी शिप में आपका एक पोर्शन परचेज कर लेता है। आपके ट्रक में फॉर एग्जाम्पल पोर्शन उसने परचेज कर लिया, मैंने आपको कह दिया जी आप मुझे ट्रक के अंदर 5 फीट की जगह दे दें, तो वो कहेगा जी अच्छा, ये कराची से इस्लामाबाद में आपको इतना चार्ज करूंगा, डन हो गया जी। अब वो करता क्या है, वो 5 फीट की जगह जो है आगे जब वो सेल करेगा तो फॉर एग्जाम्पल वो 100 या 1000 रुपीज की बजाय आगे वो सेल करेगा 1500 रुपीज में। ठीक है, उनसे 1500 रुपीज चार्ज करेगा, जिसको 1000 रुपीज देगा। सेम इसी तरह कंसोलिडेटर एक्चुअली टर्म यूज होती है बड़ी बड़ी शिप्स के लिए, वो पूरा पूरा बेसमेंट उनके लिए परचेज कर लेते हैं, वो पूरा पूरा डेक परचेज कर लेते हैं कंसोलिडेटर। तो कंसोलिडेटर का ये काम होता है, वो आपसे बल्क क्वांटिटी में आपकी स्पेस परचेज कर लेते हैं और आगे फिर थोड़ी थोड़ी करके बाकी वेंडर्स को वो सेल आउट कर रहा होता है जी। पैकेजिंग क्या होती है? सिंपली ओपन पैकेजिंग हमारे पास एक होती है जो कि हमारी प्राइमरी पैकेजिंग कहलाती है। प्राइमरी पैकेज के बाद फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसको, इन बॉक्सेस को एक कॉटन में डाला, दैट कॉल्ड द सेकेंडरी पैकेजिंग, और इन कॉटन को फिर एक एक इन छोटे छोटे कॉटन को एक बड़े कॉटन में डालकर एक बड़ा पैकेज बनाया, दैट कॉल्ड द टर्शरी पैकिंग। पैलेट हमारे पास क्या होता है? पैलेट आपने अक्सर देखा होगा हमारा सामान वगैरह रखने के लिए,
पैलेट यूज होता है। पैलेट के यूएस का साइज आपके सामने दिया हुआ है 122 मल्टीप्लाई 102 या फिर 48 इंटू 40 इंच का होता है यूनाइटेड स्टेट में, और यूरोप में हमारे पास 120 इंटू 80 सेंटीमीटर का होता है। और इसके अंदर एक और टर्म भी स्लाइड में मेंशन नहीं है, आप आगे कहीं पे देखेंगे, इसमें एक टर्म यूज होती है यूनिटिंग। यूनिटिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक पैलेट के ऊपर एक से ज्यादा टर्शरी आइटम्स को, टर्शरी हमारे पास क्या था, ये टर्शरी था जी, जो हमारे पास एक से ज्यादा कॉटन हम कर लेते हैं, तो एक से ज्यादा टर्शरी आइटम, ये मल्टीपल कॉटन्स को एक सिंगल यूनिट बना देना एक पैलेट के ऊपर, दैट कॉल्ड यूनिटिंग। अच्छा, ये कुछ तरीका कार होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास एक फोक ट्रेन होती है, ये आपके पास एक पैलेट के ऊपर सामान पड़ा हुआ है, और एक पैलेट के ऊपर आपने ये देखा होगा, ये कंप्लीट ये डिफरेंट पैकेज पड़े हुए हैं, रैप हुए, दैट कॉल्ड द यूनिटिंग। अच्छा, शिपिंग कंटेनर्स, ये डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं हमारे पास, करेक्टरिस्टिक्स एयर टाइट होते हैं, ये जहरी सी बात है। इंटरनेशनल साइज़ हैं, अभी इंटरनेशनल साइज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, टीईयू होता है, एफईयू होता है, और डोमेस्टिक के अंदर ये डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास नज़र आ रहे हैं, ये फ्रोजन फूड के ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, बिकॉज इनके अंदर फ्रीजर्स वगैरह लगा होता है, इसके अंदर ये फैसिलिटीज़ होती है। और दूसरे जो आपके पास कंटेनर्स नजर आ रहे हैं, ये सॉर्ट ऑफ लिक्विड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है आपके लिए। अच्छा, कंटेनर्स टर्मिनल हम देख लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी पोर्ट है, इस पोर्ट के अंदर हमारे पास 1 2 3 जो जगह है, ये एप्रन एरियाज हैं, कंटेनर यार्ड्स हैं, और हमारे पास गेटवे हैं। 5 की जगह कौन सी है, वो गेंट्री क्रेन्स हैं, जहाँ यहाँ पे आपके आके ये जो शिप है वो रुकता है, और रुकने के बाद यहाँ पे क्रेन्स फिक्स हुई होती हैं, ये जहाँ पे जिस तरह आपको ये नज़र आ रही हैं, ये क्रेन्स आपका सामान उठा के रखती हैं। और फिर आगे 6 पोर्शन है जहाँ पे आपके एडमिन होती हैं, और 7 यहाँ पे आपका गेट्स होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ से आपका सामान इन होता है, क्रेन्स उठाती है, यहाँ पे आता है, एडमिन आप उसकी कस्टम क्लियर करवाते हैं, और कस्टम क्लियर होने के बाद ये गेट्स हैं उसके, यहाँ से आपका सामान आउट होना होता है जी। तो ये आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको याद होनी चाहिए। ओशन शिपिंग ऑप्शन हमारे पास, अच्छा जी, ये डिफरेंट ऑप्शन ओशन शिपिंग कंपनीज के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये उनके डिफरेंट रूट्स भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आपको रूट्स शेयर कर देती हैं, आपने कि जिस रूट्स के थ्रू सामान लेकर जाना है, बीच में दरमियान में कहीं पे उतरवाना है, वो आप कर सकते हैं। मोड सिलेक्शन आप किस तरह करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे ज़रा देखते हैं मोड सिलेक्शन का काम। ट्रांसपोर्टेशन की जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर्मुलेट द ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी, work with the supply and operation manager to identify the internal and the supply requirement, identify the supply chain trade off। सबसे पहले तो आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्रैटेजी बनाएं, आपको पता होना चाहिए आपका कितना सामान है, कितने टाइम बाद जाता है, प्रोडक्ट की नेचर क्या है, पेरिशेबल आइटम उसमें कितने हैं, ब्रेकेबल ब्रेकेबल आइटम कितने हैं। आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कितना सामान हुआ करेगा तो हम कितनी ड्यूरेशन में भिजवाया करेंगे, किस मोड के थ्रू भिजवाया करेंगे, कितना डिस्टेंस होगा तो हम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया करेंगे। डिजाइन पिकअप एंड डिलीवरी नेटवर्क, पिकअप और डिलीवरी नेटवर्क आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। पिकअप एंड डिलीवरी नेटवर्क का मतलब ये है कि आपके पास इतना ये सीनियर मैनेजमेंट या आपके मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आपने सामान भिजवाना है तो ये ना हो कि आपका सामान पैक हुआ पड़ा है, और वी आर ऑल जस्ट वेटिंग, कि हम वेट कर रहे हैं कोई आएगा सामान उठाएगा, अच्छा नहीं जी कोई भी नहीं आ रहा, कोई नई गाड़ी वाला ढूंढे वो आपका सामान यहाँ से पिक करे और लेकर जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका यहाँ से पिक करने और आगे फिर डिलीवरी के वक्त भी सामान डिलीवर करने में, दोनों में आपके पास बहुत अच्छी एक नेटवर्क डिजाइन होनी चाहिए। एवेल्युएट द कैरियर एंड ऑप्टिमाइज बेस, प्लेस द कैरियर ऑन लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लंबे कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। एस्टैब्लिश द इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज एंड आइडेंटिफाई द मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट। आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दो, ये आपने स्ट्रेटजी बनानी है, ये आपने उनको पॉलिसी बनानी है कि मेरा किस तरह का आइटम होगा, आपने उसको किस तरीके से हैंडल करना है। अदरवाइज जो सामान आपका लेकर जा रहा है, जो स्पेशली कंपनी नहीं, मतलब वो कंपनी जो कोरियर कंपनी आपके लिए वो भी नहीं, और आपकी कंपनी में नहीं, बल्कि सेंटर में आप मेनली कौन इंटरेक्ट कर रहा है, वो एक कोई ट्रक ड्राइवर होगा, या हो सकता है वो कोई लेबर वाला पर्सन होगा, उसने इंटरेक्ट करना है। तो उसने इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना, या शायद उसके लिए इतना हेडेक नहीं होगा कि आपका सामान कोई टूटता है, मैं केयर करके लेकर जा रहा हूँ नहीं लेकर जा रहा, सो इट्स ऑल अप टू योर ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी जी।
सो अभी हम ये प्रीवियस स्लाइड जो मैंने अभी स्किप करवाई थी, रोड मोड सिलेक्शन किस तरह करते हैं, ये रोड मोड सिलेक्शन के लिए हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। फॉर एग्जांपल एससी से सेंजन से हम लोगों ने कोई सामान लेकर आना है और न्यूयॉर्क से होते हुए हम लोगों ने केसी तक आना है, फॉर एग्जांपल लॉस एंजलिस वगैरह, मैं कहता हूँ ये कोई एक्सक्लूसिव सिटीज के नाम है। तो आपके पास शिपिंग शूज के जो या आपके पास जो रूट है या मोड ऑफ द सिलेक्शन है, आप करते कैसे हैं, उस कंट्री से लेकर इस कंट्री तक जो पॉसिबल्स आपके पास जो रूट्स अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट कंपनीज, आप उनको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एस जी से अगर मैं वाई तक पहुंचूं तो ये मेरा एक्सपेंस आ रहा है, वाई से एल ए तक ये आ रहा है और एल ए से यहाँ तक ये आ रहा है। एस जी से दूसरा रूट जा रहा है एच एस सी तक, वहां से एल ए जा रहा है और एल ए से इधर आ रहा है। फिर इसी तरह यहाँ इस पॉइंट से न्यूयॉर्क तक जा रहा है और न्यूयॉर्क से ये बाई रोड आ रहा है और ये बाई रेल आ रहा है। इट्स ऑल अप टू, फिर हम लोग ये तमाम तक हम इनकी फिर हर एक पॉसिबल वे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला पॉसिबल वे के ऊपर ये केसी तक पहुंचने में ये कॉस्ट है, ये फॉर एग्जांपल मैं इसको टोटल करूं तो फिर दूसरी पॉसिबल कॉस्ट ये आ रही है, फिर तीसरी पॉसिबल कॉस्ट ये आ रही है, फिर चौथी पॉसिबल कॉस्ट ये आ रही है, कॉस्ट ये तमाम तर कॉस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और लोएस्ट कॉस्ट और लोएस्ट टाइम हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा पड़ रहा है जी। पैसेंजर वर्सेस फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, दोनों स्केड्यूल्स होती हैं, डायरेक्ट मोड्स होती हैं, ट्रेड ऑफ द बिटवीन एलओएस एंड द कॉस्ट होती है, फंडामेंटल एक्टिविटीज कॉमन होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स, एम्प्लॉय ऑपरेशन यूज और मल्टीपल डिफरेंसेस क्या है, क्वालिटी ऑफ द टाइम, डायरेक्शन वर्सेस राउंड ट्रिप, इन्वेंटरी इन्फ्लुएंस डिसीजंस और एवरेज लेंथ ऑफ हॉल होता है जिसको अलोहा भी बोलते हैं जी। अच्छा, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नो अभी जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे, कुछ हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की, फिर हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की, अब हम आते हैं मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। क्या क्या हमारे पास कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी चीजें भिजवा सकते हैं। सो मोड्स हमारे पास हैं, एयर है, वाटर है, सरफेस है और इंटर मॉडल है। एयर के अंदर वाटर के अंदर हमारे पास इनलैंड है और ओवरसी है और सरफेस के अंदर हमारे पास रोड है, रेल है और पाइपलाइन है। लेट्स डिस्कस, सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज अ वाइडली यूज्ड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सप्लाई चेन इन एनी कंट्री, सबसे ज्यादा यूज होती है डेफिनेटली। और ट्रक्स आर यूज्ड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, ट्रक लोड, लेस देन अ ट्रक लोड। हमारे पास दो ही टर्म यूज होती हैं कि क्या कंप्लीट ट्रक लोड है या ट्रक लोड से कम है। तो ये एक तो हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये है। लेस देन ट्रक लोड क्या होता है, ऑपरेशंस आर प्राइस्ड टू इनकरेज shipment in the small lots, usually less than half a truckload. It's suitable for the shipment that are the large to be the mailed as small package. तो वो लेस देन ट्रक लोड का मतलब ये है कि अगर आपने जो सामान है आपका आप ट्रक लोड से कम भेज रहे हैं जी। Characteristics of the truckload transport, road transport is a cheaper mode, definitely. It's a highly flexible mode of the transportation as a loading and unloading of the good is a possible at any destination. जहाँ मर्जी इसकी ब्रेक लगवा लें, जहाँ मर्जी आप इसका सामान भिजवा दें। रोड ट्रांसपोर्ट हेल्प टू कैरी द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हिली एरियाज डेफिनेटली जहाँ पे हमारे पास रेल्स वगैरह की फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल, एंड इट इज द बेस्ट it is the best suited mode of the transportation to the handle smaller shipment over the short distance. छोटे और स्मॉल डिस्टेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होता है। लिमिटेशन इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट इज लिमिटेड एंड हेंस इट्स नॉट इकोनॉमिकल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। इतना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इतना फायदेमंद नहीं रहेगा। और दूसरी बात इसमें थोड़ा सा डर ये होता है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं तो हो सकता है गाड़ी ना खराब हो जाए, कोई रोड सिचुएशन ऐसी ना आ जाए। सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हैवी गुड्स और द बल्कियर गुड्स बाय द रोड इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। कॉस्ट भी बड़ा मैटर कर रही होती है। The cost of the maintenance of the truck is increasing day by day, resulting in the increase of the transportation cost. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई है, ट्रांसपोर्ट वैसे महंगी हो रही है, फ्यूल वैसा महंगा हो रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट वैसे इंक्रीज करती जा रही है, जिस वजह से वो ये कह रहा है कि दिन ब दिन आपको डेफिनेटली इसकी कॉस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम आएगा और कॉस्ट के अंदर भी ये बढ़ता जा रहा है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोड ट्रांसपोर्टेशन ये डिस्कस कर ली। ये अच्छा रिपीट हो रही है, मैं ज़रा दोबारा चेक करूँ। अच्छा नहीं रिपीट नहीं, मैं बैक चला गया था, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया। रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मूविंग गुड्स अक्रॉस द सप्लाई चेन इन एनी कंट्री। इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क मेलिंग। अच्छा, ये मैं इंडिया की क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज इन सप्लाई चेन प्लेयर हम बॉर्डर्स नहीं डिस्कस कर रहे होते, हम बाउंड्रीज नहीं डिस्कस कर रहे होते, हम प्लेयर्स को डिस्कस करते हैं। सप्लाई चेन में कौन सा प्लेयर हमारा किस मोड में सबसे ज्यादा आगे। दीज आर द यूज रेलवे टू मूव द गुड्स अक्रॉस
द सप्लाई चेन दिस यूजुअली पावर्ड बाय द डीजल से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, फिर स्टीम इंजन से चलती हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, ये मोस्टली फर्टिलाइजर, सीमेंट, फूड, कोल्स वगैरह के लिए यूज होती हैं, जो कि लार्ज क्वांटिटीज को आपके प्रोडक्शन प्लांट से पिक करती हैं और आपके वेयर हाउस तक पहुंचाती हैं। इसकी लिमिटेशन या करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। इट हैज अ लोएस्ट वेरिएबल कॉस्ट, रेलवे कैन वर्क इन अ टेंडम with the modern modes of the transportation to improve the efficiency. Definitely cost बहुत efficient होती है। Railway is suitable for the carrying heavy goods and it's relatively faster modes of transport compared to the road transport. roads की निस्बत ये ज़्यादा स्पीड होती है। रीज़न रोड के ऊपर ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हैं, एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, सेफ्टीज की इश्यूज हैं। बट इफ आई कंपेयर द सेम सिचुएशन विद द रेलवेज तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलती है। लिमिटेशन उसमें डेफिनेटली हर सिस्टम में कुछ लिमिटेशन होंगी। इसमें लिमिटेशन हमारे पास क्या है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इज एक्सपेंसिव फॉर द कैरिंग गुड्स फॉर द शॉर्टर डिस्टेंस। लंबे डिस्टेंस के लिए जिस तरह हम लोगों ने रोड्स की बात की थी वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए बेहतर है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेहतर नहीं है। तो रेलवेज जो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए थोड़ी सी महंगी पड़ती है। रेलवे नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल, हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। it is to depend on the other modes for the reaching destination. It's a very important thing। ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है। वो कहते हैं रेलवे के अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे पास ये है कि रोड्स के अंदर तो हमारे पास गाड़ी हमारे वेयर हाउस से मूव होती थी और हमारे एन ऑफिस तक ब्रेक लगाती थी। रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे ने एक खास पॉइंट तक आपकी सामान पहुंचाने, आपके डेस्टिनेशन तक वो नहीं पहुंच सकती, आपके वेयर हाउस तक नहीं पहुंच सकती, फिर आपने दोबारा वहां पे बाई रोड लेकर चीजें जानी पड़ेंगी। रेलवे प्रोवाइड्स अ सर्विस अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड टाइम टेबल which then played and hence it's not flexible for the loading and unloading of the goods at any place according to the customer's requirement। इनका फिक्स टाइम टेबल होता है और ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और टाइम की और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कहें जी मैंने फलां जगह के पे रेल की ब्रेक लगवानी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। Water transport. Water transportation is the oldest mode of the transportation between the countries as well as within the country where inland waterways are available। एक कंट्री जहाँ जहाँ हमारे यहाँ पर अपने इनलैंड अवेलेबल हैं और दूसरी कंट्रीज में सबसे पुराना ये माइनिंग, केमिकल, सीमेंट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। इट्स लार्ज यूज लार्ज शिप्स, कमर्शियल वेसल्स यूज होती हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज सूटेबल फॉर द मूविंग लार्ज क्वांटिटीज एंड इट्स इफेक्टिव मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड्स। डेफिनेटली जी लिमिटेशन इसमें क्या कहें जी, वाटर ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एंड द नेविगेबिलिटी ऑफ द रिवर्स एंड द कैनाल्स। डिपेंड करते हैं आप कितना भारी सामान बेच रहे हैं, जितना भारी सामान बेच रहे हैं क्या हो वहाँ पे मौजूद समंदर क्या इतना गहरा है या नहीं है। एट दिस वेरीज द डिफरेंट ट्रांसपोर्ट वेसल्स आर नीडेड टू ऑपरेट इन डिफरेंट प्लेसेस इन दिस रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द मेंटेनेंस कॉस्ट। बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली चीज होती है ये। वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ स्लो मूविंग मोड्स, डेफिनेटली बहुत स्लो है जी। एंड द वाटर ट्रांसपोर्ट एडवर्सली इफेक्ट बाय द वेदर कंडीशन। अगर कहीं पे बारिश होगी, तूफान आ गए, खुदा ना खासा, तो आपका जो शिप है फॉर मेनी डेज वो आपकी शिपमेंट को लेट भी कर सकता है जी। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे स्पीडी, सबसे फास्टेस्ट, सबसे कॉस्टली हम डिस्कस करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज द न्यूएस्ट बट द लीस्ट यूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे कम यूज होता है, नया है, so it's a high cost speed in which the moves other benefits of the supply chain on the warehousing and inventory। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि बहुत स्पीडी है जी। and the air transport despite being the high profile it still remains as a potential transport mode of the supply chain। अभी भी कहते हैं स्टिल बहुत बड़ा इसके अंदर बिजनेस, बहुत बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग there are a lot of air transport companies you can coordinate with them। आप उनसे अगेन जस्ट लाइक द कंसोलिडेटर आप उनसे अपनी जगह परचेज कर लें, आप उनसे स्पेस परचेज करें, टाइम परचेज करें और आप सेम अपनी स्पेस और टाइम आगे सेल कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, एयर ट्रांसपोर्टेशन इज द बेस्ट सूटेड मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फॉर द स्मॉल हाई एंड द वैल्यू। हर तरह के आइटम के लिए बेचने के लिए बहुत अच्छा है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और सेंसिटिव इमरजेंसी में। इट इज मोस्टली यूज्ड बाय द मेंबर ऑफ द सप्लाई चेन हु हैव द शॉर्टर लीड टाइम और एडवांस सर्विस लेवल ऑफ द स्पीड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जिनके पास कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट डिलीवरी जिन्होंने देनी है जिस डिलीवरी में टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। एयर कैरीज नॉर्मली मूव द प्रोडक्ट दैट हैव द हाई वैल्यू बट आर द लाइट इन वेट। लिमिटेशन भी हैं इसमें। ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव, रिलेटिवली नहीं बट डेफिनेटली एक्सपेंसिव। इट्स नॉट सुटेबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड द बल्की गुड्स। अच्छा, पाइपलाइन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पाइपलाइन एक ऐसा हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें अगर आप लोगों ने मुख्तलिफ कंपनीज में, मुख्तलिफ एरियाज में अगर आप ट्रेवल करें तो बड़े बड़े हमारे अपने पाकिस्तान में बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं। उन ऑयल रिफाइनरीज में फॉर एग्जाम्पल कराची से इस्लामाबाद में या कराची से शेखपुरा में बहुत ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो कराची से या हैदराबाद से जो शेखपुरा में ऑयल आ रहा है वो पाइपलाइनिंग के थ्रू आ रहा है। तो पाइपलाइन एक्चुअली हमारे पास
गैस या लिक्विड या स्लरी के लिए यूज होती हैं। और इसमें तरीकाकार ये होता है कि अंडरग्राउंड ये पाइप्स होती हैं जो कि 24/7 हमेशा काम कर रही होती हैं। इनिशियली इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। पाइपलाइन फिक्स्ड और नॉट फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, बस एक दफा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स कर दिया जाता है। और दे कैन बी यूज फॉर द सर्टेन कमोडिटी ओनली एंड कैन नॉट बी यूज टू मूव द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट। जिस काम के लिए बनाएंगे किसी एक के लिए बनाएंगे, बिकॉज उसमें प्रेशर, उनके गेज और सब चीज़ें एक काम के लिए रखे जाते हैं। या तो आप इसको गैस के लिए बना सकते हैं, पेट्रोल के लिए बना सकते हैं, डीजल के लिए बना सकते हैं, वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते जी। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा इनको कंपेयर करने पे। ये जो मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट स्लाइड एक मिस करवाई थी कि कौन सी चीज़ें कब यूज़ करनी चाहिए। रैंकिंग में देखें, रैंकिंग में अगर मैं स्पीड के हिसाब से देखूं तो जो एयर फ्राइट है वो सबसे टॉप पे है और रोडवे जो है वो सबसे लास्ट पे है। और सेम इस तरह अगर मैं फ्रीक्वेंसी वाइज देखूं या डिपेंडेबिलिटी वाइज देखूं या लोड वाइज देखूं, तो लोड वाइज सबसे फर्स्ट के ऊपर कौन सा है, वाटरवेज है। और सबसे एंड वाला कौन सा जी, पाइपलाइन है। एयर वाइज फिर भी सेकंड लास्ट पे, पाइपलाइन बिल्कुल लास्ट के ऊपर है। सो सर्विस लोकेशन वाइज ये आपके पास कंप्लीट चार्ट है। डिपेंड करते हैं आपके पास किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी आपकी इंडस्ट्री है, कितना आपके पास बजट है, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। सो ये दीज आर द कंप्लीट करेक्टरिस्टिक्स जहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा एक ये करेक्टरिस्टिक्स थे। एक में हम लोगों ने प्रीवियस एक स्लाइड मैंने स्किप की थी, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, वो शायद स्लाइड यहाँ पे है, यहाँ पे आएगी जी। यस, ये एट्रीब्यूट एयर फ्लाइट और ओशंस, अगर फॉर एग्जांपल ये भी अब हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अगर अगर हम लोगों ने डिसाइड करना हो कि विच मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन आई हैव टू यूज चूज, तो आप यहाँ पे इन को भी चेक कर सकते हैं जी। अच्छा, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड्स प्लीज। अच्छा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है जी? इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन इज द यूज ऑफ द मोर देन द वन मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट टू द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन फ्रॉम द वन ओरिजिन। एक से ज्यादा जो है ना मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। इट यूज टू और द मोड ट्रांसपोर्ट टू टेक द एडवांटेज ऑफ द इनहेरेंट इकोनॉमीज। अच्छा, ट्रेलर ऑन और फ्लैट कार क्या होता है? ट्रेलर ऑन द फ्लैट कार एक बड़े ट्रेलर हैं, अगर आपने मोस्टली देखे होंगे, ये बड़ी बड़ी मशीनरीज को लेके जाने के लिए यूज होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स को लेकर यूज होते हैं, बड़े बड़े ट्रेलर्स को पिक करने के लिए यूज होते हैं। इसको हम TOFC भी बोलते हैं, ट्रेलर ऑन फ्लैट कार भी बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास एक यूज होता है जी कंटेनर ऑन फ्लैट कार, COFC भी बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंटेनर है, एक खुद बहुत बड़ा ट्रेलर है, हैवी मशीनरी होती है ये, और इसके ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स आप लोड कर सकते हैं। पैकेज कैरियर इज अ फॉर्म ऑफ द इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर्स हु यूज एयर, ट्रक एंड रेल टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। ठीक है जी। अच्छा, transportation economy and the pricing. Transportation managers are the responsible for the determining the effectiveness and the efficient transport modes। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि डेफिनेटली ये आपके ट्रांसपोर्ट मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, transportation economies and the pricing depends on the certain factor which transport manager should be aware of। certain matters कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, रोड फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सिटीज हो सकते हैं। उसको ये बिल्कुल अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि जो आप सामान भिजवा रहे हैं वो आप डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट या डेडिकेटेड गाड़ी के थ्रू भिजवा रहे हैं, डेडिकेटेड ट्रेलर्स के थ्रू भिजवा रहे हैं, या आप ऑलरेडी कोई चीज़ जा रही थी जस्ट लाइक अ कंसोलिडेटर, आप उसके थ्रू भिजवा रहे हैं। तो ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज ऑन ट्रांसपोर्ट मैनेजर जी। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमीज एंड द प्राइसिंग, इकोनॉमिक ड्राइवर्स कौन कौन से हैं जो हम लोगों ने भी कहा ना, ये हम लोगों ने अभी बताया कि कौन कौन से चीज़ों से उससे भी अवेयर ऑफ होना चाहिए। इकोनॉमिक ड्राइवर कौन कौन से हैं? डिस्टेंस, वेट, डेंसिटी, स्टेबिलिटी, हैंडलिंग एंड द लायबिलिटी। कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ज्वाइंट कॉस्ट है, कॉमन कॉस्ट है। उसको सिर्फ ये नहीं देखना कि मुझे यहाँ से गाड़ी वाला कितने पैसे लेगा, बट कॉस्ट में सब चीज़ें उसने कैलकुलेट करनी होती हैं। कैरियर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट ऑफ द सर्विस, वैल्यू ऑफ द सर्विसेज, और ट्रांसपोर्ट रेट एंड द रेटिंग, रीजन और कमोडिटी। अच्छा, transport economies and the pricing. The selection procedure for the transport modes could vary from the simple decision either to identify one feasibility method to feasible method of the distribution or the choice of the method to the distribute। डिपेंड करता है आप एक मेथड यूज करते हैं, आप मल्टीपल मेथड यूज करते हैं, और डिपेंड करते हैं आपकी मार्केट में कितनी अवेयरनेस है। The transport manager identifies the best mode from among the choice of the alternative available बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड द प्राइसिंग फैक्टर। वो चेक करता है कि मैं कौन सा मेथड, कौन सी मोड यूज करूं तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन होगा जी।
एक और अभी हम साथ साथ ये चीज़ें देखते हैं। सेंट्रल प्लेस थ्योरी कौन कौन सी होती हैं? इसमें प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव होता है और कस्टमर पर्सपेक्टिव होता है। प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव क्या कहता है? प्रोड्यूसर विल gravitate towards a trading area where he can find a large number of the potential customer with a higher disposable income। वो कहता है प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव इस थ्योरी में ये कहता है कि हमेशा जो आपका प्रोड्यूसर है ना, वो हमेशा उन जगहों के ऊपर जाएगा, उन जगहों पर ट्रेड करने की कोशिश करेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का, बिजनेस करने का पोटेंशियल लो इनकम के ऊपर मिलेगा जी। कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या है? कंज्यूमर विल बी ड्रॉन इनटू द ट्रेडिंग एरिया वेयर ही कैन फाइंड पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट। और कंज्यूमर हमेशा ये चाहता है कि हमेशा उसके इर्द गिर्द, जिस तरह हम चाहते हैं हमेशा हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा सुपर स्टोर, एक ऐसी मार्केट अवेलेबल जहाँ पे हमारे पास हर चीज़ हमें प्रोवाइड की जाए जी। Transportation regulations, economic regulations and the non-economic regulations. Economic regulations, they govern entry of the new firms, exit from of the transportation business and the rules of the freight rates जी। नॉन इकोनॉमिक रेगुलेशंस कौन कौन सी हैं? जिसमें हमारे पास नॉन इकोनॉमिक रेगुलेशंस, पब्लिक सेफ्टी, कौन सा प्रोडक्ट भेज रहे हैं, वो हेल्थ हैजर्ड तो नहीं है, केमिकल तो नहीं है, फ्लेमेबल तो नहीं है, वो पॉइजन तो नहीं है, प्रोहिबिटेड स्मोकिंग ऑन एयरप्लेन्स, जिस तरह हमारे पास स्मोकिंग के जितने भी हैं वो हम उसमें नहीं भेज सकते। दोज ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशंस आर डिवर्ड प्रोमोटेड एडमिनिस्ट्रेटेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द मैनी डिफरेंट एजेंसीज, जिस तरह हमारे पास गवर्नमेंट एजेंसीज डिफरेंट होती हैं जी। कैरियर मैनेजमेंट क्या कहता है? सेट अप्रोप्रिएट प्राइसेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, मीट द कस्टमर सर्विसेज नीड। कैरियर मैनेजमेंट का काम भी यही करता होता है कि आपके लिए बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड ढूंढ के देना और कम से कम और बेस्ट प्राइस आपको ढूंढ कर देना जी। कैरियर मैनेजमेंट डिसीजंस, कैरियर को अगर आप लोगों ने कोई भी कैरियर आपने डिसाइड करना तो उसकी मैनेजमेंट के डिसीजंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपने उसकी सिलेक्शंस हैं, मार्केटिंग है, कैपेसिटी एंड प्लानिंग है, उसका नेटवर्क है, उसकी प्राइसिंग है और उसकी फाइनेंसिंग है जी। कैरियर चॉइस बेस्ड ऑन द शिपमेंट साइज। आप जाहिर सी बात है आपकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, कितना बड़ा साइज उसका यूज़ कर रहे हैं और कितना, बिकॉज आप डिपेंड करता है आप एक्चुअली आइटम कौन सा भेज रहे हैं। सरफेस ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाती है? सरफेस ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल और द गुड्स बाय रोड्स, ट्रेन और द शिप रादर देन द प्लेन। कोई भी चीज़ प्लेन के अलावा अगर हम गुड्स या पीपल भेजें, दैट कॉल्ड द सरफेस ट्रांसपोर्टेशन। वाटर कैरियर्स में अच्छा वाटर कैरियर्स हम वैसे देख चुके हैं। ट्रक इंडस्ट्री के चैलेंज कौन कौन से हैं? लेबर इश्यूज हैं, SQU स्टैंड फॉर स्टॉक पर यूनिट है, राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, लोड प्लानिंग, अनइवन ऑर्डर वॉल्यूम और डायनामिक प्राइसिंग। अनइवन ऑर्डर वॉल्यूम का मतलब क्या? वो कहता है ट्रक वालों का प्रॉब्लम भी यही है कि फॉर एग्जांपल किसी दिन उनको एक बहुत छोटा सा ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर वाला कहेगा जी मुझे तो एक सामान इस्लामाबाद पहुंचाना है, ये मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका ट्रक का साइज खाली जा रहा है नहीं खाली जा रहा है, वट एवर यू आर डूइंग। और इसी तरह बाजू का ऐसा होता है कि आपके पास गाड़ी अवेलेबल ही नहीं होती, ट्रक ही नहीं अवेलेबल होता जो कि आपके ऊपर सामान भिजवा सके जी। सो अनइवन ऑफ द ऑर्डर वॉल्यूम होता है जी। ड्रॉबैक ऑफ द ये वाटर कैरियर्स की जो अभी स्लाइड मैंने प्रीवियसली मिस करवाई थी आपको, ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं जी वाटर कैरियर्स के? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट एंड द प्रमोटिंग सब्सिडाइज। सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल ये कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाज़ मछली पकड़ने वाले गलती से या जानबूझ के इधर उधर पहुंच जाते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट, डिपेंडेंसी इन द डैम्स, dragging from the inland, lack of the water or the lack of the fund leads to the cost। टाइप ऑफ द सर्विस कौन कौन सी है? लीनियर हमारे ट्रांसपोर्टेशन में लीनियर सर्विस है और चार्टर सर्विस है। लीनियर सर्विस मेजर पोर्ट्स और अनलोड इंपोर्ट्स होती हैं। चार्टर सर्विस वेसल लीड बाय द इंपोर्टर्स, लोअर फ्राइट कॉस्ट एंड द कंट्रोल ओवर द स्केड्यूलिंग, चार्टर एग्रीमेंट और इंक्लूड्स क्रू एंड द इक्विपमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द एयर कैरियर्स, हम इसको दो तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं, एयर फ्राइट कार्गो कैरियर कहलाता है और एयर पैसेंजर कैरियर एक होता है जी। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हम अगर आप कंसल्टेंट बनते हैं या ये डिफरेंट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हैं, ये हमारा आपके पास असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस मेंशन्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन मेंशन्ड होंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर्स में से बताऊंगा। पहला क्वेश्चन जो है आपकी ये वाली स्लाइड, इसमें जितनी आपके डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी होती है? बिल ऑफ लैंडिंग, कैरियर सर्टिफिकेट, डिलीवरी रिसिप्ट, फ्लाइट बिल, शिपिंग मैनिफेस्ट, shipper declaration for the dangerous food goods and the shipper declaration for the live animal।
ये आप देखेंगे कि इसके क्या तरीकाकार होते हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं और उनका फॉर्मेट क्या होता है। ये आपके असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन होगा। ट्रांसपोर्टेशन प्राइसिंग इज द एक्सपेंस इन्वॉल्व इन द मूविंग प्रोडक्ट्स और द एसेट टू अ डिफरेंट प्लेस which are often passed on a consumer is called transportation pricing. ट्रांसपोर्टेशन प्राइसिंग के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ आप जो भिजवा रहे हैं उसमें जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व है that would be the part of the transportation pricing. Published tariff, negotiated contracts or open market arrangements. Revenue management का मतलब ये होता है कि is an approach that aims to maximize the revenue stream or a profit, gives fixed out the perishable resources through the understanding of market dynamics. मार्केट्स को सामने देखते हुए उसको उसके लास्ट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हुए उसका लास्ट ट्रेंड एनालिटिक्स या एनालिसिस करते हुए आपने जो मैनेजमेंट करनी है अपने रेवेन्यू की, दैट कॉल्ड to maximum your revenue, that called the revenue management. Revenue management when there is a fixed amount of resources available for the sale, या फिर दूसरी कैटेगरी हो सकती है when the resources to the sell are the very perishable, when the customer are willing to pay at the different price for the using the same resources, or last one is when the fixed cost is relatively high as compared to the variable cost. Usefulness of the revenue management: uncover hidden demands, understand the customer trade-off between the price and the services, increase revenue without the sales promotion, identify lost revenue opportunity, and the focus on profit growth. Transportation management system is a subset of the supply chain management that deals with the planning, execution, and optimization of the physical movement of the goods. कोई भी चीज़ हम लोगों ने फिजिकल भेजनी है उसके ऑप्टिमाइजेशन, उसके एग्जीक्यूशन, उसकी प्लानिंग, दैट कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट. बेनिफिट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. बेनिफिट्स हमारे कौन कौन से हैं? बेनिफिट्स के अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं, इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फिकेशन. जितना अच्छा आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा उतना आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा. इंप्रूव द सप्लाई चेन स्टेबिलिटी, उतनी आपकी सप्लाई चेन स्टेबल होगी. वेयर हाउस एफिशिएंसी, न्यू डिलीवरी कैपेबिलिटीज, आप नए से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्रीम है. क्रीम में आपको याद है सबसे पहले आप सिंपल बाइक और गाड़ी से, कार से शुरू किया, फिर उसने लग्जरी गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करवाई, फिर उसने आपको शायद याद होगा डिफरेंट हिली एरियाज़ में कैरी बॉक्स, जिसको हम कैरी डिब्बा बोलते हैं, कैरी डिब्बा उसने इंट्रोड्यूस करवाया. उसके बाद आप आजकल उसने एक नई चीज़ शुरू करवा दी, डिलीवरी भी. इन्वेंट्री रिडक्शंस और इंक्रीज कस्टमर सर्विसेज. लीगल फॉर्म्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन: प्राइवेट कैरियर्स, कॉमन कैरियर, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स एंड एग्जेम्प्ट कैरियर. असाइनमेंट नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये कि अब आपने इनकी डिटेल लिखनी है और इनकी एग्जांपल्स बतानी है, ये कौन कौन से कैरियर्स होते हैं. दैट वाज आवर लास्ट स्लाइड जी. एक बैक पे चले जाएं. तीसरा क्वेश्चन हमारे एक और स्लाइड में भी यहाँ पे मौजूद होगा, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. यस. यहाँ पे हम लोगों ने ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखी थी, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी और कुछ ये वाली टर्मिनोलॉजीज देखी हैं, ठीक है जी, और कुछ हम लोगों ने इनको टर्म्स की टर्मिनोलॉजीज देखी हैं. सो माय क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज, यू हैव टू राइट द मैक्सिमम यू हैव टू राइट मिनिमम 15 मोर टर्मिनोलॉजीज, ऐसी टर्मिनोलॉजी जो इन स्लाइड्स में अवेलेबल नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से. 15 टर्मिनोलॉजी बड़ी आसानी से मिल जाएंगी. मैं आपको बेस्ट उसका एक हैंड बता दूं, इनको टर्म्स में से अब अगर आप टर्मिनोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, लॉजिस्टिक के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देख लें, वही आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी. सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके असाइनमेंट ये है कि मिनिमम आपने 15 टर्मिनोलॉजीज विद देयर डेफिनेशंस एंड विद देयर एग्जांपल्स आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट में लिखनी है. थैंक यू फॉर योर टाइम जी. इन केस ऑफ एनी क्यूरी, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी. और वन मोर थिंग प्लीज़, अगेन आई एम सेइंग, अपना जो वॉच आवर्स है, वॉच टाइम है, उसको कंप्लीट करें, उसको मेंटेन करें, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. थैंक यू. अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो वेरी मच.